अब हम देखते हैं अर्थ। अर्थ हमारा डेंसेस्ट प्लेनेट है, ब्लू प्लेनेट है। ब्लू प्लेनेट इसलिए क्योंकि यहाँ पे पानी ज़्यादा है, ठीक है। मार्स, मार्स को रेड प्लेनेट बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि आयरन ऑक्साइड यहाँ पे प्रेजेंट है। नेक्स्ट है हमारा मार्स की 2 सैटेलाइट है, फोबोस डिमोस। एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ है? मार्स और जुपिटर के बीच में है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे रॉकी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं। जुपिटर्स को हम लॉर्ड ऑफ हेवेंस भी बोलते हैं, इसको हम येलो प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है। येलो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मेनली जो क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम गैस प्रेजेंट है, ठीक है। और अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 71% जो टोटल मास है, ठीक है, प्लैनेट्स का, वो इसी के ही पास है। नेक्स्ट हमारा इसका जो रोटेशन है वो फास्टेस्ट रोटेशन टाइम है सोलर सिस्टम में, ठीक। आगे हम देखते हैं, ये हमने देख ही लिया कि जो इसकी लार्जेस्ट सैटेलाइट है वो क्या कौन सी है? गैनीमेड है। इसी पे ही एक ग्रेट रेड स्पॉट भी है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है ग्रेट रेड स्पॉट कौन से प्लेनेट पे? वो है जुपिटर पे, ठीक है। इस पे रिसर्च करने के लिए जूनो सैटेलाइट को भेजा गया है। नेक्स्ट है हमारा सैटर्न। सैटर्न को एलिगेंट प्लेनेट भी बोला जाता है, इसकी लीस्ट डेंसिटी है, ठीक है। और इसकी जो सबसे बड़ी सैटेलाइट है वो है टाइटन, और इस पे स्टडी करने के लिए कैसिन सैटेलाइट को भेजा गया। नेक्स्ट है हमारा यूरेनस, जो कि नॉर्थ टू साउथ रोटेट करता है, ठीक है, क्योंकि उसका इंक्लिनेशन उस तरीके का है। और इसकी जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है वो है टाइटेनिया, इसको हम स्लीपिंग प्लैनेट भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नेपट्यून। नेपट्यून और यूरेनस को साथ में मिलकर जोवियन ट्विंस भी बोला जाता है। नेपट्यून हमारा ग्रीन प्लैनेट है, वो इसलिए क्योंकि इस पे मीथेन गैस का प्रेजेंस ज़्यादा है, ठीक है। और गैसियस प्लैनेट में देखें तो ये सबसे डेंसेस्ट प्लैनेट है। और इसकी जो सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट है वह है ट्राइटॉन, ठीक। और इन सारे प्लैनेट्स के बाद हमारा शुरुआत होता है क्यूपर्स बेल्ट, ठीक है। प्लूटो के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ये एक डॉर्फ प्लैनेट है। अब हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे स्टार की, ठीक है। जब नेबुला था हमारा, उससे क्या हुआ, जब एक्सपैंड हुआ, एक छोटा स्टार बना, एक बड़ा स्टार बना। छोटा स्टार में क्या है, फिर वो बन गया रेड जायंट, थोड़ा सा एक्सपैंड होकर के, ठीक है। फिर वो जब रेड जायंट बना तो उसका टेम्परेचर ज्यादा हो गया, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज होने लगा, तो बन गया वो रेड ड्वार्फ, ठीक है। उसके बाद और अब टेम्परेचर बढ़ने लगा, ठीक है, लेकिन लाइट कोई नहीं निकली, वो बन गया व्हाइट ड्वार्फ, ठीक है। तो अब ऐसा कोई व्हाइट ड्वार्फ है? हाँ है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। अब जो बड़ा स्टार था वो और बड़ा हो गया, वो सुपर रेड जॉइंट बन गया, ठीक है। जब बढ़ता गया साइड, तो अब क्या होगा, ये भी फट जाएगा, तो फटेगा, तो उस वाले फिनोमेना को बोला हमने सुपरनोवा, ठीक है। और सुपरनोवा ब्रेक होकर के किस में कन्वर्ट होगा? एक हो गया हमारा न्यूट्रॉन स्टार, दूसरा ब्लैक होल को। तो आप एक ये याद रखिए, कभी कभार अगर आ जाए लाइफ साइकिल ऑफ स्टार के बारे में तो आप ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। अब निबुला के बारे में क्या है? निबुला क्या, एक ह्यूज स्पिनिंग क्लाउड है हाइड्रोजन और डस्ट पार्टिकल का, ठीक है। रेड जायंट का मतलब क्या है? एक बहुत ही लार्ज ब्राइटेस्ट स्टार है, ठीक है, जिसकी जो सरफेस है वो ठंडी है, ठीक है। फिर हमारा ग्रेट रेड जायंट है, ये उससे ज्यादा ब्राइट स्टार है, ठीक है, जिसका सन से अगर साइज के कंपैरिजन में देखें तो बहुत ही बड़ा, ठीक है। रेड ड्वार्फ, ये और ठंडा हो गया रेड जायंट के बाद में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा व्हाइट ड्वार्फ। अब क्या, इसका जो साइज है वो छोटा है, जब साइज छोटा होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। सुपरनोवा का मतलब क्या होता है? जब सुपरनोवा जो कंडीशन है, इसका मतलब है कि डेथ ऑफ अ स्टार हो गई, अब स्टार मर गया, ठीक है। जब मर गया तो उसके बाद क्या होगा, ब्लैक होल में कन्वर्ट हो गया, या दूसरा न्यूट्रॉन स्टार बन गया। ब्लैक होल का मतलब ये है कि जहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा है कि इवन उससे लाइट भी बाहर नहीं आ सकती है, ठीक है। न्यूट्रॉन स्टार का मतलब क्या है कि वो स्टार जिसमें जो मेनली पार्टिकल है वो न्यूट्रॉन है, ठीक है, इसीलिए हम उसको न्यूट्रॉन स्टार भी बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगर हम देखें पल्सर्स। पल्सर्स का क्या मतलब होता है? दीज आर न्यूट्रॉन स्टार दैट इज स्पाइनिंग रैपिडली, ठीक है। जो न्यूट्रॉन स्टार है वो इतनी तेजी से घूम रहे हैं, उसी को ही हम पल्सर बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा क्वासार्स। क्वासार्स का मतलब होता है जो ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसी को ही हम बोलते हैं क्वासार्स, ठीक। नेक्स्ट हम देखते हैं अब हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो कैसे फॉर्म हुआ है, ठीक है। 3 स्टेजेस हैं, 1G 2G 3G, ठीक है। जो 1G है, इस देखिए मेन जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि जब अर्थ का फॉर्मेशन, एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन हो रहा था तो क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट थी? नहीं, ऑक्सीजन का प्रेजेंस
नहीं था, क्योंकि अगर होता तो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर में आग लग जाती। ठीक है, जो ऑक्सीजन का प्रेजेंस आया वो हमारे थर्ड जनरेशन में आया। ठीक है, नाइट्रोजन कितनी है 78%, ऑक्सीजन हमारी 21%, आर्गन 0.9% और CO2 हमारी 0.04%। ठीक है, सबसे पहले वाले में क्या हुआ था, जो हीलियम और हाइड्रोजन था, ठीक है, उनका जो क्वांटिटी था वो बहुत कम था। ठीक है, और ग्रेविटी इस समय इन सारे पार्टिकल्स को होल्ड नहीं कर पा रही थी। और 2G में क्या हुआ, अब वोल्केनिक एक्टिविटीज होने लगी तो गैसेस मिनरल सब बाहर आने लगे। ठीक है, और थर्ड में हमारा प्रॉपर एटमॉस्फेयर बन गया। ठीक, अगर हम लैप्स रेट का मतलब देखें, लैप्स रेट का मतलब होता है कि हम 1 किलोमीटर जब ऊपर जा रहे हैं तो कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा चंद्रशेखर लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट का मतलब होता है मैक्सिमम मास ऑफ अ स्टेबल व्हाइट डॉर्फ स्टार। ठीक है, 1.54 सोलर मास होगा तो रहेगा, अगर उससे ऊपर जाएगा तो वो व्हाइट डॉर्फ नहीं बन पाएगा। ठीक है, यहां लिखा हुआ इफ दोज मासेस अंडर द लिमिट रिमेन स्टेबल एज व्हाइट डॉर्फ एंड दोज हु क्रॉसेस द लिमिट इज सब्जेक्टेड टू फर्दर ग्रेविटेशनल कोलैप्स सच एज न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। अगर 1.4 सोलर मास तक रहेगा तब तो व्हाइट डॉर्फ रहेगा, अगर इससे ज्यादा होता है तो वो न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखते हैं अर्थ के बारे में। इसको ब्लू प्लैनेट बोला जाता है, डेंसेस्ट प्लैनेट बोला जाता है। ठीक है, और अगर हम इसका डायमीटर देखें इक्वेटर पे वो है 12756 किलोमीटर, पोल पे देखें 12714 किलोमीटर। वैसे ये सारी चीजें आती नहीं है, तो भी अगर आपको देखना हो देख सकते हैं। मेन जो आता है कॉन्सेप्ट, एक आता है एपिलियन और पेरिलियन। ठीक है जी, ये है हमारा अर्थ और ये हमारा सन। ठीक है, जब हमारा सबसे पास डिस्टेंस होती है सन और अर्थ के बीच में उसको हम पेरिलियन कहते हैं, और जब सबसे ज्यादा डिस्टेंस रहती है उसको हम एपिलियन कहते हैं। तो पेरिलियन में हमारा 147 किलोमीटर रहता है डिस्टेंस और एपिलियन में 152 किलोमीटर रहता है डिस्टेंस। ठीक है, सेम चीज हम अर्थ और मार्स में भी देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा मून, सॉरी। तो एक ऐसी कंडीशन होगी जब अर्थ और मून के बीच में जो डिस्टेंस होगा कम होगा तो अब वो उसको बोलते हैं हम पेरेजी। ठीक है, और जब ज्यादा डिस्टेंस होता है मून और अर्थ के बीच में उसको हम कहते हैं अपॉजी। ठीक है, अर्थ रोटेशन क्या टाइमिंग है 23 आवर्स 56 मिनट 48 सेकेंड। ठीक है, रोटेशन का मतलब खुद पे ही, मतलब अपनी ही पोजीशन पे वो रोटेट कर रहा है। रेवोल्यूशन जब अर्थ जो है वो सन के चक्कर लगा रहा है उसको हम रेवोल्यूशन बोलते हैं, वो है 365 डेज 5 आवर्स 48 मिनट 46 सेकेंड। ठीक है, मून के बारे में बात करें, जो मून का रोटेशन और रेवोल्यूशन वो ऑलमोस्ट इक्वल है, इसीलिए हमें मून का एक ही साइड दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ शेप ऑफ अर्थ। अब हमारा अर्थ किस तरीके से दिखता है। ठीक है, मेन आंसर जो है वो है जियोइड शेप या फिर ऑब्लेट स्फेरॉइड। ठीक है, जो हमारा सेंटर पे वो बल्जी शेप है और पोल्स के साइड पे फ्लैट है। ठीक है, वो इसलिए है क्योंकि जो रोटेशनल वेलोसिटी है वो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होती है और पोल पे सबसे कम होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा ओरिजिन ऑफ अर्थ। अब अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, तो हमने निबुला थ्योरी से ये देख लिया, ये हमारा अर्थ बन गया है। अब बाकी जो फेनोमेना थे जैसे वोल्केनिक एक्टिविटी हुई, ठीक है, तो उससे हमारा निकला लावा, लावा कन्वर्ट होकर के लैंड बना दिया जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। गैसेस निकली वोल्केनो से तो उससे हमारा एटमॉस्फेयर बन गया, और पानी निकला H2O जो कि स्टीम के फॉर्म में, उससे बन गया हाइड्रोस्फीयर, पानी आ गया। तो लैंड भी आ गया, एटमॉस्फेयर भी आ गया और पानी भी आ गया। ठीक है, और ये मैंने बता ही दिया कि शुरुआत में ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट थी। ठीक है, बाद में वो अपीयर हुई है, कैसे हुई, क्योंकि जो H2O है वो ब्रेक होना शुरू हो गया तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन एक साथ। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है चीजें। अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की। ठीक है, इसको किसने प्रपोज किया था, वैगनर ने। अब जो भी हम अभी प्रेजेंट टाइम में कॉन्टिनेंट देख रहे हैं वो इसी थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई थी। ये हमारी अर्थ है, ठीक है, जहाँ पे चारों तरफ पानी है और एक लैंड मास है जिसको हम क्या बोलते थे, पेंजिया बोलते थे, और पानी जो था उसको बोला हमने सी, यहाँ पर 33 सी, और ये जो बाकी वाला एरिया है उसको हमने बोला पेंथाल्सा। ठीक है, पेंजिया का जो ऊपर वाला पार्ट है उसी वो जब ब्रेक हो गया उसको हमने बोला
लॉरेशिया, और नीचे वाले पार्ट को बोला गोंडवाना। लॉरेशिया से क्या क्या बना, नॉर्थ अमेरिका बना, यूरोप बना, एशिया बना। गोंडवाना से क्या बना, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारी चीजें बनी। ठीक है, आगे हम देखते हैं ये हमारा कॉन्टिनेंट कैसे फॉर्म हुआ था उसको एक्सप्लेन करने के लिए। फिर हमारी नेक्स्ट थ्योरी आती है, वो है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का कहने का मतलब ये है कि जो हमारा अर्थ है उसमें सेंटर में कोर है जहाँ पे टेम्परेचर अराउंड 3000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, तो अब जब इतना ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो यहाँ पे जो भी मिनरल्स वगैरह होंगे, रॉक होगी, वो क्या होगी, लिक्विड फॉर्म में होगी। अब प्रेशर ज़्यादा होगा तो होगा क्या, ये बाहर आने की कोशिश करेगा तो आएगा, धीरे धीरे यहाँ की क्या है, रॉक को ब्रेक करता रहेगा, ये बाहर आने की कोशिश करेगा। ठीक, सेम चीज़ यहाँ पे भी ऐसा है, ये ऐसे बाहर। तो सपोज करिए कि ये आपकी प्लेट है, तो प्लेट पे कंटिन्यूसली ऐसे प्रेशर आ रहा है, तो आते आते एक दिन ऐसा होगा यहाँ से ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक होने पे क्या, ये प्लेट टूट गई। तो सेम चीज़ इनका यही कहना है कि हमारी पूरी एक ऐसी प्लेट थी अर्थ। ठीक है, वो कन्वेक्शन, ये जो फ्लो हो रहा है हमारा लावा, इसको उन्होंने बोला कन्वेक्शन करंट। तो ये कन्वेक्शन करंट की वजह से पूरी प्लेट टूट गई, और जो प्रेजेंट टाइम में हम सारे कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं वो इसीलिए हैं। ठीक है, तो ये थ्योरी इनका कहने का था। तो ये हमारी क्रस्ट है, तो क्रस्ट क्या है, ये प्लेट ही है, यहाँ से ऐसे फोर्स आता गया, ये क्रस्ट ब्रेक हो गई, फिर ये इधर धक्का देने लगी, इधर धक्का देने लगी, बीच में पानी आ गया, बाकी ये कॉन्टिनेंट बन गए। ठीक है, ये हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का कहना था। अब कितनी प्लेट्स हैं प्रेजेंट टाइम में अगर देखें तो ठीक है, पहली पैसिफिक प्लेट जो कि ओशियानिक प्लेट है, पानी वाली प्लेट है। दूसरी हमारी यूरेशियन प्लेट है जो कि कॉन्टिनेंटल प्लेट है। अमेरिकन प्लेट है जो कि कॉन्टिनेंट प्लस ओशियानिक प्लेट दोनों है। अफ्रीकन प्लेट है कॉन्टिनेंट प्लस ओशियानिक प्लेट। अंटार्कटिका प्लेट जो कि एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। नेक्स्ट हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो कि कॉन्टिनेंटल प्लस ओशियानिक प्लेट दोनों है। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट जो कि लाइटर होती है, क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन है वो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से हुआ है, जिसको हम सियाल भी कहते हैं। ओशियानिक प्लेट डेंसर होती है जो कि सिलिकॉन और मैग्नीज से बनी है, जिसको हम सीमा कहते हैं। ठीक है, और बाकी मैंने बता ही दिया कि जो टेक्टोनिक प्लेट है वो क्यों मूव हो रहे हैं, क्योंकि कन्वेक्शन करंट है, इसकी वजह से मूव कर रही है। देखिए, जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी उसको हम डाइवर्जेंस बोलेंगे, जब दो प्लेट एक दूसरे के पास आएंगी उसको हम कन्वर्जेंट बोलेंगे। सपोज करिए आप दो प्लेट को बार बार लड़ा रहे हैं तो क्या होगा, दोनों प्लेट टूट जाएंगी ना। तो क्या है, वो कन्वर्जेंट जो बाउंड्री है वो क्या है, डिस्ट्रक्टिव है, मतलब आपकी प्लेट को तोड़ दे रही है। ठीक है, और जब आप दूर ले जा रहे हैं दो प्लेटों को तो क्या है, वहां पे एक तीसरी प्लेट भी आप बीच में ला सकते हैं ना, चाहे वो पानी वाली हो चाहे वो रॉक वाली हो, तो वहां पे क्या कंस्ट्रक्शन हो सकता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बोलेंगे। ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू दिखाया भी है कि दो प्लेट आमने सामने आ रही है तो यहाँ पे डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, ये दूर जा रही है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो सकता है। बाकी बची अब दो प्लेट को अगर हम साइड बाय साइड अगर मूव कराएं, ठीक है, तो उसको हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री भी कहते हैं या फिर कंजर्वेटिव बाउंड्री भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक के बीच में कॉन्टिनेंटल थिक होती है और लाइट होती है, और मेन जो किससे फॉर्म होती है, ग्रेनाइट से। ठीक है, मेन इसका जो मटेरियल वो एसिडिक होता है क्योंकि सिलिका कंटेंट ज्यादा होता है। ओशियानिक प्लेट जो है वो थिन होती है बट वो हैवियर होती है, जो फॉर्मेशन है वो बसाल्ट के थ्रू, और इसमें मेजर कंपोनेंट बेसिक होता है क्योंकि यहाँ पे जो सिलिका है वो कम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाकी कैसे फॉर्मेशन होता है। देखिए, जो डेंसर प्लेट है वो लाइटर प्लेट के नीचे जाती है हमेशा। ठीक है, जब भी दो प्लेट है, ठीक है, वो आपस में भिड़ेंगी तो भिड़ने के बाद क्या है, वही प्लेट अंदर धंसेगी जो भारी होगी। ठीक है, अब सपोज करिए कि दो प्लेट है, एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है जो कि सियाल से फॉर्म्ड है और एक ओशियानिक प्लेट है जो कि सीमा से फॉर्म है। अब दोनों प्लेट आकर के ऐसे लड़ती हैं, ठीक है, उसमें से जो हमारी सीमा वाली ओशियानिक प्लेट है वो नीचे ऐसे धंस जाएगी। ठीक है, अब जब धंसेगी तो नीचे एक सबसे एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंच जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं ट्रंच। ठीक है, या फिर सबडक्शन जोन। अब जब ये नीचे जा रही है तो अंदर वाले में प्रेशर क्रिएट करेगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ की जो रॉक है वो मेल्ट होना शुरू होगी। मेल्ट होगी तो वो ऊपर आकर वो लावा के फॉर्म में ऊपर आएगी तो क्या होगा, वो आइलैंड के फॉर्म में बना देगी। सेम चीज यहाँ भी यही चीज होगा,
ठीक है, लावा के फॉर्म में ऊपर आने की कोशिश होगा, तो यहाँ पे क्या है, माउंटेन रेंजेस बन जाएंगी ना, तो इसी को ही हम फोल्ड माउंटेन कहते हैं। तो जब भी कोई प्लेट लड़ती है तो क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं, एक तो वल्केनो फॉर्म होगा, आइलैंड फॉर्म होगा, ट्रेंचेस फॉर्म होंगी, ठीक है, फोल्ड माउंटेन फॉर्म होगा, ठीक है। और जो सबडक्शन जोन है जहां पे नीचे आती है उसको हम बेनी ऑफ जोन भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स बनी है, हमारे कॉन्टिनेंट्स बने, वो जो प्रोसेस है वो यही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं सेम, ये हमारा एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, ये हमारा साउथ अमेरिका है, ठीक है। अगर हम इनके कॉर्नर पे देखें तो हमारी माउंटेन रेंजेस बनी हुई, इस साइड पे हमारी रॉकीज है, इस साइड पे एंडीज है, यहाँ पर हमारा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और बाकी यहाँ पे भी बहुत सारे वेल्केनोज हैं, ठीक है। इसी को ही हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, क्योंकि जब ये प्लेट आपस में टकराती हैं, ये वाली जो कौन सी प्लेट है वो है पैसिफिक प्लेट, जब पैसिफिक प्लेट नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से टकराती है तो मेजर जो वेल्केनिक एक्टिविटीज हैं वो, और अर्थक्वेक हो गया, ये सब अकर होता है, ठीक है। तो इसीलिए रिंग ऑफ फायर बोला गया इस पूरे रीजन को, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट प्लेट लड़ती रहती है और वेल्केनो फटते रहते हैं, ठीक है। सेम चीज हम यूरोप वाले में भी देख लेते हैं, हमारा ये अफ्रीकन प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये आपस में प्लेट लड़ी है, तो यहाँ पे कौन सी रेंज बनी है, वो है फोल्ड माउंटेन की रेंज, या फिर एटलस माउंटेन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एल्प्स बनी है यूरोप में, ठीक, और यहाँ पे हमारे बहुत सारे वल्कानो भी हैं, जैसे माउंट स्ट्रोम्बोली है, माउंट एटना है, माउंट वेसेसस है, और यहाँ पे माउंट केनिया है, माउंट किलिमंजारो है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं, अब जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी, ये सब अभी हमें नहीं देखनी, ये ऑलमोस्ट ये मैं एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ सारी चीज़ें। अभी जैसे हमने देखा कि ओशियानिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट जब मीट करती, अब देखते हैं हम जब दो ओशियानिक प्लेट मिलती हैं, ठीक है, तो उसमें से धंसेगी वही जो ओल्ड प्लेट है, क्योंकि उस पर जो मिनरल्स मेटल है वो ज़्यादा होंगे, ठीक है, और बाकी जो फॉर्मेशन है वो सेम ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंट, ये सारा चीज हमने देख ही लिया। हाँ, जो अब ये हमारा जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, और ये अफ्रीका, ये यूरोप, ठीक है, इसके बीच में हमारा है और अटलांटिक ओशन। यहाँ पे क्या है, एक फिनोमेना होता है जो कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग जिसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि एक पूरी वैल्केनिक चेन है, यहाँ पे वैल्केनो पड़ते रहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से जो न्यू मटेरियल निकल रहा है वो और इसको धक्का देगा, तो ऑलमोस्ट क्या है कि ये जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो स्प्रेड होता जा रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। एक ये भी फिनोमेना है, माउंट जो कॉन्टिनेंट है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो वो ये रीजन बताया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म मूवमेंट, जब दो प्लेट्स को हम एक साइड बाय साइड मूव करेंगे, ठीक है, तो इन्हीं प्लेट्स पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक भी आता है। अब यहाँ देखिए जो ट्रांसफॉर्म मूवमेंट है जब भी अकर होता है, जब प्लेट साइड बाय साइड मूव कर रही है, तो इस टाइम पे हमारा वोल्केनिक एक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन जो हमारा अर्थक्वेक है वो सबसे ज्यादा आता है। एक तो जैसे इंडिया में गुजरात रीजन में, बाकी कैलिफोर्निया में जैसे सेंट एंड्रियास फॉल्ट है, तो वहां पे ये ट्रांसफॉर्म मूवमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अब सपोज करिए कि दो प्लेट आपस में ऐसे लड़ रही हैं, तो क्या हो सकता है, जो बीच वाला पार्ट है ये ऊपर आ सकता है, तो हम इसको ब्लॉक माउंटेन कहते हैं, या फिर बीच वाला पार्ट क्या है, नीचे चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कैसे बन गया हमारा, ये बन गया ब्लॉक, रिफ्ट वैली बीच में आ जाएगी, ठीक है, जो कि यहाँ पे क्या पानी भर जाएगा, तो ऐसा इंडिया में है। हाँ, विंध्या और सतपुरा वाला जो हमारा सेंट्रल इंडिया में है वो यही है कि दो माउंटेन रेंजेस है ऐसे, और बीच में क्या है, रिफ्ट बन गया, रिफ्ट वैली है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, और सेम हमारा अफ्रीका में भी है जो कि सबसे बड़ी रिफ्ट वैली है, सेम बीच में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सुनामी। सुनामी का मतलब क्या है कि वो वेव्स जनरेट हो रही हैं, ठीक है, उसी को ही हम सुनामी कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि जब भी हमारा अर्थक्वेक आता है तो प्लेट्स हिल जाती हैं, प्लेट्स हिल जाने की वजह से क्या है कि वो जो पानी है वो अप एंड डाउन मूव करना शुरू होता है, तो जैसे जैसे वो कोस्ट के पास पहुंचता है तो जो उसकी वेव्स हैं वो हाई हो जाती है, उसी को ही हम सुनामी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अब वो कैसे बना, जो भी आज हम देख रहे हैं, देखिए दो टाइप के फोर्स होते हैं, एक एंडोजेनिक फोर्स होता है, एक होता है एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक फोर्स वो होता है जो
अर्थ के अंदर से लग रहा है, जैसे अर्थक्वेक है, वेल्केनो है, तो वो अर्थ का क्या है, शेप को चेंज कर रही है। ठीक है। एक्सोजेनिक्स में क्या है, जैसे विंड, वाटर, टेम्परेचर, केमिकल रिएक्शन, ये बाहर से जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वो उसको चेंज कर रही है। ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, अभी हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ देखते हैं। ठीक है। अब मेन क्या है, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे डेंसिटी। डेंसिटी ऑन एवरेज है वो हमारी है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब मेन क्या है कि जब हम अंदर जाते हैं अर्थ के अंदर, वो डेंसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है। और काफी ज्यादा प्रेशर भी बढ़ता रहता है, और सेंटर में क्या, जो हमारे जो हैवी एलिमेंट है वो भी मिलते हैं, और टेम्परेचर भी है वो अंदर धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। इसीलिए क्या है कि जैसे हम देखते हैं कि जो सॉलिड क्रस्ट है ऊपर साइड में, वो धीरे धीरे अंदर जाकर के वो लिक्विड क्रस्ट में भी बदल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। ये हमारा स्ट्रक्चर है अर्थ का, सेंटर में कोर है, फिर उसके बाद मेंटल है, उसके ऊपर क्रस्ट है। ठीक है। अब और देखें डिटेल में, तो जो सबसे पहले हमारा इनर कोर है, फिर उसके ऊपर आउटर कोर है जो कि लिक्विड है, फिर इनर मेंटल है, उसके ऊपर आउटर मेंटल है, उसके ऊपर एस्थेनोस्फेयर है, और उसके ऊपर हमारी सॉलिड क्रस्ट है। ठीक है। और जो हमारा कोर वाला पार्ट है वो नीफे से बना है, निकल और आयरन से। फिर मेंटल हमारा सीमा से बना है। ठीक है। सिलिकॉन मैग्नीज से, और क्रस्ट हमारी सियाल से, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। ठीक। और जो हमारी क्रस्ट है वो ऑलमोस्ट 30 से 40 किलोमीटर की एवरेज डेप्थ है उसकी। ठीक है। बाकी सियाल से इसका कंपोजिशन है, ओशियानिक क्रस्ट हमारी सीमा। ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो मैक्सिमम एलिमेंट अर्थ क्रस्ट पे पाया गया है वो है ऑक्सीजन। मेंटल की बात करें तो वो अराउंड इसकी जो डेप्थ है वो 2900 किलोमीटर है। अब देखिए जब बाउंड्री की बात करें, उस बाउंड्रीज को भी बोला जाता है, कुछ नाम दिया गया, जैसे मेंटल और क्रस्ट वाले को मोहरिक डिसकंटिन्यूटी बोला गया है। ठीक है। जो मेन जो वॉल्यूम और मास है वो मेंटली होल्ड करती है। ठीक है। और सब इसमें भी हमने इसको 3 जोन में डिवाइड कर रखा है, पहले 40 किलोमीटर से 200 किलोमीटर, फिर 200 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक। ठीक है। अब जो इसमें मिडिल पार्ट है मेंटल का, वो तो सेमी सॉलिड है और सेमी लिक्विड भी है। ठीक है। नेक्स्ट हमने थर्ड जोन को 700 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक डिवाइड कर रखा है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोर की। कोर जो है हमारा वो 2900 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक की रेंज में, जो कि टोटल 3400 किलोमीटर हो जाता है, जो कि नीफे से कंट्रोल्ड है पूरा। ठीक है। नीफे उसमें प्रेजेंट है। ठीक। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं जो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, वो ट्रांजिशन जोन है मेंटल और कोर के बीच में। लेहमैन डिसकंटिन्यूटी आउटर जोन और इनर जोन के बीच में है। ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट अगर देखें, जैसे हमने क्रस्ट मेंटल कोर बोला था, सेम चीज यहाँ पर क्या है, वो है लिथोस्फेयर, जिसको हम क्रस्ट बोलते हैं। उसके अंदर है पायरोस्फेयर और उसके अंदर है बायोस्फेयर। ठीक है। लिथोस्फेयर जो कि आउटर पार्ट है, जो कि सॉलिड है। ठीक है। पायरोस्फेयर जो कि सिलिकॉन मैग्नीशियम से बना है, जो कि हम इक्विवेलेंट है मेंटल के। बायोस्फेयर हमारा कोर से एकदम इक्विवेलेंट है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हाँ अभी डेंसिटी भी हमने देख लिया, जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे डेंसिटी भी बढ़ती चली जाएगी।